हेलो स्टूडेंट्स, मिशन 50 के करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। बस मेहनत करते रहना है, कुछ बेहतर करते रहना है, चलते रहना है, बस चलते ही जाना है। बस लगातार जुड़े रहिए सभी लोग। निकिता कुमारी, रणधीर कुमार, रणधीर पांडे, कुमार मुकेश जी, संजना कुमारी, मेघनाथ सिंह जी, मोहम्मद जकी अनवर, चंदा कुमारी, जिंदगी विद दिवाकर, कुंदन भारती, संजना कुमारी, रितेश राज मौर्य, सभी को स्वागत है भाई। सभी को ढेर सारा प्रेम, ढेर सारा स्वागत, ढेर सारा शुभकामनाएं। बस लगातार सेशन के साथ जुड़े रहिए और लोगों को सेशन के साथ जोड़ते रहिए। सभी को सेशन शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग हैं सबको, रिंकी कुमारी, मैं सबसे पहले आई हूँ, बिल्कुल आशीर्वाद आपको, शुभकामनाएं रिंकी आपको। ललित प्रभाकर, शाहीन अंसारी, उपेंद्र नाथ, टीके स्टडी, श्वेता कुमारी, शाहीन, सभी लोग, सभी, श्वेता कुमारी, सबको, अमृता गुप्ता, सबको शुभकामनाएं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन हम शुरू करते हैं। चलिए एक बार हैप्पी होली सबको बोलकर सभी को शुभकामनाएं होली की अभी से ही एडवांस में। देखते हैं आज कितना स्कोर आप करते हैं इस करंट अफेयर सीरीज में। चलो भाई, सब लोग आंसर भी करना साथ साथ। चलो बताओ, हाल ही में भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? कौन से राज्य में किया गया वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर? वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर, चलो जल्दी बता दो भाई। वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? जल्दी से आंसर करिए सभी लोग, जल्दी जल्दी आंसर कर लो भैया। इसका सही उत्तर होगा मानेसर, हरियाणा। हरियाणा मानेसर, इसे हरियाणा का, मानेसर को हरियाणा का क्या बोलते हैं? मानेसर को हरियाणा का बोलते हैं। मानेसर को हरियाणा का बोलते हैं भैया। मानेसर को हरियाणा का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर नहीं, सॉरी, हरियाणा का इसको बोलते हैं डेट्रॉयट। मानेसर को हरियाणा का डेट्रॉयट कहते हैं। डेट्रॉयट, मानेसर को हरियाणा का डेट्रॉयट। वैसे भारत का डेट्रॉयट किसको बोलते हैं? भारत का डेट्रॉयट किसको बोलते हैं भैया? भारत का डेट्रॉयट बोलते हैं पीतमपुर को। पीतमपुर को भारत का डेट्रॉयट कहते हैं, पीतमपुर मध्य प्रदेश। और हरियाणा का डेट्रॉयट किसको बोलते हैं? मानेसर। और मानेसर में ही खोला गया है वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड सेंटर। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाओ, सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। चलो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यही वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड सेंटर है जो आप देख सकते हैं मानेसर में लगाया गया। मारुति का हेडक्वार्टर भी वहीं है, हरियाणा के मानेसर में ही मारुति का हेडक्वार्टर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर देखो, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया? किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में जेंडर संवाद, सबसे बड़ी बात है, जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? जल्दी बताओ। ग्रामीण विकास मंत्रालय, या आयुष मंत्रालय, या रक्षा मंत्रालय, या मानव संसाधन विकास मंत्रालय? जल्दी जल्दी उत्तर दो भैया। सेशन को एक बार सभी जगह शेयर कर दो। सेशन को जितने भी लोग आपके संपर्क में हैं सब जगह सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सेशन मिल जाए। सभी लोग जल्दी सेशन को शेयर कर दो। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। बस इस विश्वास के साथ लग जाइए, जुड़ जाइए, लोगों को जोड़ लीजिए। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। कामयाब होना है भाई, हर हाल में आगे बढ़ना है, कुछ भी हो जाए
हमें आगे बढ़ना है, मंजिलों को पा के मानना है, डटकर मुकाबला करना है समस्याओं का डटकर मुकाबला करना है, समस्याओं का डटकर मुकाबला करना है मेरे भाई। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं, सेशन को शेयर कर दें और जल्दी से उत्तर दीजिए। किसने प्रारंभ किया है जेंडर संवाद? जेंडर संवाद किसके द्वारा किया गया? जेंडर संवाद किसके द्वारा किया गया? जेंडर संवाद किसके द्वारा किया गया? जल्दी से उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? चलिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? ग्रामीण विकास मंत्री कौन है भारत सरकार में? ग्रामीण विकास मंत्री कौन है भाई, जल्दी बताओ। जल्दी से उत्तर दो। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? कौन है भैया? गिरिराज सिंह। जल्दी से उत्तर देना, गिरिराज सिंह। चलो सामने ये जो शुरू किया गया है जेंडर संवाद, उसका मैंने चित्र दे दिया है, आगे बढ़ो। हाल ही में किस प्रदेश में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत एक अनोखे तरह का डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? किस राज्य में? जल्दी से उत्तर दो। कौन से राज्य में? किस राज्य में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत क्या किया गया? डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। कौन से राज्य ने डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? जल्दी से उत्तर दे दो मेरे भाई, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, मौज कर लो भैया, मौज कर लो। सही उत्तर होगा पांडिचेरी। पांडिचेरी ने शुरू किया है डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म। डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म कौन शुरू किया? पांडिचेरी। नोट कर लीजिए सबसे, पांडिचेरी ने शुरू किया है डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म। बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने दिया। सामने देखिए डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का मैंने चित्र दे दिया है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मावड़िया। भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है जी? मनसुख मावड़िया। बिल्कुल याद करते चलिए, इस बार बीपीएस से निकालना है। भूल जाओ दुनिया को, भूल जाओ संसार को, समेट लो अपने आप को एक कमरे में, लगा दो आग ऐसी जिससे कि सब कुछ हो जाए साफ। साफ का मतलब अपने प्रॉब्लम्स में आग लगा दो, अपनी कमियों में आग लगा दो और कर लो समस्या को अपनी मुट्ठी में। चलो भैया, भारतीय सेना ने हाल ही में किस नाम पर यूनाइटेड सर्विस सूट ऑफ इंडिया में एक चेयर ऑफ एक्सेलेंस समर्पित किया है? किसके नाम पर? भारतीय सेना ने किस व्यक्ति के नाम पर यूनाइटेड सर्विस सूट ऑफ इंडिया में एक चेयर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित किया है, समर्पित किया है? किसके नाम पर? जल्दी उत्तर दे दो भाई। जनरल नरवणे, जनरल बीके सिंह, जनरल करियप्पा, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ किसके नाम पर, किसके नाम पर शुरू किया गया है भैया? एक एक्सेलेंस ऑफ चेयर समर्पित किया गया है। जनरल नरवणे, जनरल बीके सिंह, जनरल करियप्पा, ये तीनों में से तीनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। किसके नाम किया गया भाई? तय किया है जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत, नोट कर लीजिए। जनरल बिपिन रावत जो भी सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस जिनका डेथ हो गया, इनके नाम पर एक चेयर ऑफ एक्सेलेंस समर्पित किया गया है। यूनाइटेड सर्विस सूट ऑफ इंडिया में एक चेयर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित किया गया है जनरल बिपिन रावत के नाम पर। इसको आप नोट कर लीजिए। इसका सही उत्तर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए भाई, जल्दी से हम लोग आ जाए आगे। सामने देखिए, जनरल बिपिन रावत का चित्र भी दे दिया हूं। जनरल बिपिन रावत आपके सामने हैं। सीडीएस, हमारे सेना के जवान जिनका हाल ही में, हमारे सेना के ऑफिसर जिनका हाल ही में निधन हो गया। पहले सेना अध्यक्ष थे, अब ये सीडीएस थे। खैर आगे आइए, नेक्स्ट अगला करंट देखा जाए
कंपनियों को पर्यावरण के अनुकूल परियोजना का समर्थन करने के लिए किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है? कौन से बैंक ने, भारत के कौन से बैंक ने पर्यावरण अनुकूल परियोजना का समर्थन करने के लिए क्या किया भैया? ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम की शुरुआत की। ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम की शुरुआत, ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम की शुरुआत बता दो जल्दी से, जल्दी बता दो किसने शुरू किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, डीबीएस बैंक या एचडीएफसी बैंक? जल्दी से उत्तर दीजिए आप लोग, जल्दी से सभी लोग आंसर करिए। किस बैंक ने शुरू किया है भाई? किस बैंक ने शुरू किया है? जल्दी से सभी लोग उत्तर दे दीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? देख लिया जाए। इसका सही उत्तर होगा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के द्वारा शुरू किया गया है ग्रीन डिपॉजिट फंड शुरू किया गया है। चलिए जल्दी से उत्तर दीजिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में भारत के किस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड क्या लॉन्च किया है? को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की एक श्रृंखला लॉन्च किया है। संयुक्त अरब अमीरात के लॉयल्टी प्रोग्राम एमिरेट स्काई वॉर्ड के साथ भागीदारी की है। सरदारी नहीं, यहां पर भागीदारी होगा, भागीदारी की है, भागीदारी की है, नोट कर लीजिए। अभी भारत के किस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए उसकी श्रृंखला को लॉन्च करने के लिए लॉयल्टी प्रोग्राम एमिरेट स्काई वॉर्ड्स के साथ समझौता किया है? भारत के किस बैंक ने समझौता किया? जल्दी से उत्तर दीजिए आप लोग, जल्दी से सभी लोग आंसर करिए। किस बैंक ने, भारत के किस बैंक ने ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की एक श्रृंखला लॉन्च करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के लॉयल्टी प्रोग्राम एमिरेट्स स्काई वॉर्ड्स के साथ एक हिस्सेदारी की है? जल्दी से उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने किया है भाई साझेदारी लॉयल्टी प्रोग्राम एमिरेट स्काई वॉर्ड्स के साथ समझौता। चलिए सामने में देख लीजिए, ये एक सीरीज जारी किया है। नेक्स्ट आइए आगे, डाबर ड्रोला स्पेस पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022, डाबर ड्रोला पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में प्रमोद भगत ने 2 रजत पदक जीता और 1 कांस्य पदक जीता। तो ये भैया प्रमोद भगत किस देश के खिलाड़ी हैं? ये पूछ रहा है, तो आसान क्वेश्चन है। ये प्रश्न का उत्तर तो सभी लोग दे देंगे, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, नेपाल या भारत? जल्दी उत्तर दीजिए, किस देश के भाई खिलाड़ी हैं? प्रमोद भगत किस देश के खिलाड़ी हैं? सभी लोग जल्दी से आंसर कीजिए। प्रमोद भगत किस देश के खिलाड़ी हैं? इसका सही उत्तर होगा भारत। प्रमोद भगत, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाओ। सामने प्रमोद भगत, इनका संबंध बिहार से है। भारत में भी कहां से है? बिहार से है। नेक्स्ट आ जाओ, अगला प्रश्न। 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है भाई? विश्व आर्द्रभूमि दिवस, विश्व कैंसर दिवस, पराक्रम दिवस या विश्व संपर्क दिवस? जल्दी से उत्तर दीजिए, कौन सा दिवस मनाते हैं 15 मार्च को? 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व आर्द्रभूमि दिवस, विश्व कैंसर दिवस या पराक्रम दिवस या विश्व संपर्क दिवस? जल्दी से सब लोग जुड़ जाओ और सेशन को शेयर कर दो भाई। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा विश्व संपर्क दिवस। 15 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व संपर्क दिवस। 15 मार्च को मनाते हैं विश्व संपर्क दिवस, 15 मार्च को मनाया जाता है। चलिए इसका एक देख ले हम। 15 मार्च को वर्ल्ड कनेक्ट डे, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वर्ल्ड कनेक्ट डे मनाते हैं 15 मार्च को। कब से मना रहे हैं भाई? तो 1953 से। वर्ल्ड कनेक्ट डे कब से मनाया जा रहा है? तो 1953 से, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, आपने सुना होगा PSLV, सुना है ना? उसी तरह से होता है GSLV, उसी तरह से होता है SSLV। तो भैया PSLV का मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV का मतलब
जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV का मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या पूछ रहा है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए नव विकसित सॉलिड बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण इसरो के द्वारा कहां से किया गया? चलिए बताइए जल्दी से। बेंगलुरु, यहां पर गलती से टाइप हो गया है, यहां पर कर हासन है, यहां पर हासन। उसके बाद श्रीहरिकोटा या चांदीपुर, जल्दी बताइए कहां से किया गया? SSLV के नव विकसित सॉलिड बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण इसरो के द्वारा कहां से किया गया? बेंगलुरु, हासन, श्रीहरिकोटा या चांदीपुर। जल्दी से उत्तर दो। इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का नव विकसित सॉलिड बूस्टर चरण का क्या किया गया है? इसरो के द्वारा टेस्ट किया गया है। मैं बता दूं 2 चरण होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। GSLV जो होता है उसमें ईंधन के 3 चरण होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। और SSLV में ईंधन के 1 चरण होते हैं। याद रखिएगा, ये हो गया PSLV, ये हो गया GSLV, ये हो गया SSLV। इसको नोट कर लीजिए। श्रीहरिकोटा, एक चीज और नोट कर लीजिए, भारत में सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर कहाँ है भैया? भारत में सैटेलाइट को लॉन्च करने का सेंटर कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा पहला, और दूसरा है तुमकुर। नोट कर लीजिए, भारत में सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर कहाँ है? तुमकुर और श्रीहरिकोटा। और भारत में मिसाइल टेस्ट करने का सेंटर कौन सा है? चांदीपुर। मिसाइल कहाँ से टेस्ट होता है? मिसाइल टेस्ट कहाँ से होता है भैया? चांदीपुर से। चांदीपुर कहाँ है? उड़ीसा में। चांदीपुर कहाँ है भैया? उड़ीसा में। बेंगलुरु इसरो का हेडक्वार्टर है, बेंगलुरु इसरो का हेडक्वार्टर है, नोट कर लीजिएगा। भारत में सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर श्रीहरिकोटा, तुमकुर। सैटेलाइट को भेजने वाले वाहन का नाम PSLV, GSLV और SSLV, नोट कर लीजिएगा। अब मिसाइल कहां से टेस्ट किया जाता है? चांदीपुर, उड़ीसा से। बेंगलुरु इसरो का हेडक्वार्टर है। इतनी बातें अगर याद कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। सामने SSLV का मैंने चित्र दे दिया है, देख लीजिए। SSLV छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए बनाया गया है SSLV। आगे आइए, 14 मार्च 2022 को एक्वा क्राफ्ट ग्रुप द्वारा 14 मार्च 2022 को एक्वा क्राफ्ट ग्रुप द्वारा गठित भारत का पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक, भारत का पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक कहां लॉन्च किया गया? बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई या त्रिवेंद्रपुरम? जल्दी बताइए। बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई या त्रिवेंद्रम? भारत में पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वा क्राफ्ट ग्रुप द्वारा कहां लॉन्च किया गया? सभी लोग जल्दी से उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? एक्वा क्राफ्ट द्वारा। सबका उत्तर मैं देख रहा हूं, सबका कमेंट पढ़ रहा हूं। जेबा, फिरदौस, पूजा कुमारी, निधि प्रिया, शिखा सिंह ब्यूटी, जकी अनवर, राधा कुमारी, सत्य, सुरजीत, नूतन सिंह, जकी अनवर, सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से जुड़ जाइए सब लोग और आंसर कीजिए। भारत का पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक कहां लॉन्च किया? एक्वा क्राफ्ट ग्रुप ने। यह याद करना जरूरी है। लॉन्च कहां किया? बेंगलुरु में। इसका सही उत्तर क्या होगा? बेंगलुरु में लॉन्च किया। नोट कर लीजिए, बेंगलुरु में लॉन्च किया है भाई। देखिए सामने जो, देखिए यहीं पर इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आइए, आगे आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में श्रीलंका के द्वारा भोजन और दवाई की आवश्यक आयात की भुगतान के लिए भारत के साथ कितने बिलियन डॉलर का क्रेडिट लाइन पर हस्ताक्षर किया है? आपको बताया था कि चीन ने श्रीलंका को लूट लिया, चीन ने श्रीलंका को कंगाल बना दिया। उसके पास दवाई और भोजन खरीदने का भी पैसा नहीं बचा। उसे कौन मदद कर रहा है? भारत। तभी भारत से कितना रुपया कर्जा लेकर गया है? चीन जो है कितने रुपए का कर्जा लेकर गया? जल्दी बताओ। श्रीलंका के द्वारा भोजन और दवाई खरीदने के लिए भारत के साथ कितने बिलियन डॉलर का क्रेडिट लाइन पर हस्ताक्षर किया गया है? जल्दी बताओ। 2 बिलियन, 1 बिलियन, 3 बिलियन या 5 बिलियन? कितने बिलियन पर हस्ताक्षर किया गया है? जल्दी से उत्तर दे दीजिए। सभी लोग जल्दी से उत्तर दो। सेनापति,
जल्दी से उत्तर दो मेरे भाइयों। $1 बिलियन श्रीलंका ने दवाई और भोजन के लिए भारत से कितने $1 बिलियन का क्रेडिट लाइन पर हस्ताक्षर किया है भैया? तो $1 बिलियन नोट कर लीजिएगा। सामने में ये श्रीलंका का मैप दे दिया हूं, ये श्रीलंका है भाई। श्रीलंका की अगर बात करें आप, अगर बात करते हैं श्रीलंका की, तो श्रीलंका में यहीं पर है हम्बनटोटा और यहीं पर है त्रिकोमाली हम्बनटोटा। इधर आइएगा तो आपको मिलेगा कोलंबो, जो उसकी राजधानी है। इसकी राजधानी जयवर्धनेपुरा भी है। ये पूरा इलाका कहलाता है जाफना। श्रीलंका का उत्तरी हिस्सा को क्या बोलते हैं? जाफना, जहां तमिल लोग रहते हैं, जहां तमिली रहते हैं, ये जाफना इलाका है श्रीलंका का। नोट कर लीजिए, ये हम्बनटोटा बंदरगाह है। हम्बनटोटा बंदरगाह है जिसको चीन ने विकसित किया है अपने पैसे से। अब पूरे श्रीलंका को क्या बना दिया? कंगाल बना दिया। चलो भैया नेक्स्ट आते हैं, आगे आ जाओ। भारत ने श्रीलंका में कितने मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट लगाने का फैसला किया है? भारत ने श्रीलंका में कितने मेगावाट, भारत श्रीलंका में कितना मेगावाट का सोलर एनर्जी प्लांट लगाएगा? जल्दी से उत्तर दे दो भाई। 200 मेगावाट, 100 मेगावाट, 300 मेगावाट या 400 मेगावाट? जल्दी से आंसर कीजिए सब लोग जल्दी आंसर कीजिए, हम लोग आगे चलेंगे। जल्दी बताओ, भारत ने श्रीलंका में कितना मेगावाट सौर ऊर्जा प्लांट लगाएगा? और आपको पता होगा कि 2018 में भारत और फ्रांस ने मिलकर 2018 में भारत और फ्रांस ने मिलकर क्या किया था? इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना करवाई थी। सोलर अलायंस की स्थापना पूछा जाए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना किसने की? जल्दी बताइए। भारत और फ्रांस ने मिलकर किया। भारत और फ्रांस ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की 2018 में। वर्तमान में इसमें कितने देश हो गए? 103। वर्तमान में इसमें कितने देश हो गए? 103। तो भारत श्रीलंका में लगाएगा सौर ऊर्जा प्लांट कितने का? 100 मेगावाट। नोट कर लीजिए, 100 मेगावाट का प्लांट लगाएगा। भारत और फ्रांस के मदद से इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था। इसमें मेंबर कितने? 103 हैं। 2018 में बना था। इसका सचिवालय कहाँ है? गुड़गांव में। इंटरनेशनल लिख लो भैया, सोलर अलायंस का सचिवालय कहाँ है? तो गुड़गांव में। गुड़गांव इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सचिवालय कहाँ है भैया? तो गुड़गांव में। नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आइए। सामने में देखिए, ये प्लांट जो लगाएगा भारत, उसका चित्र मैंने दे दिया है। आगे आइए। एंटरप्राइज एप्लीकेशन कंपनी थर्डवेयर, एंटरप्राइज एप्लीकेशन कंपनी थर्डवेयर का 322 करोड़ रुपए में भारत की कौन सी कंपनी अधिग्रहण करेगा? जल्दी बताइए। एंटरप्राइज एप्लीकेशन कंपनी थर्डवेयर, एंटरप्राइज एप्लीकेशन कंपनी थर्डवेयर का 322 करोड़ रुपए में भारत की कौन सी कंपनी इसको अपने अधिग्रहण में लेगा? 322 करोड़ रुपए में कौन सी कंपनी ने खरीद लिया है? जल्दी बताइए उत्तर। इसका सही उत्तर क्या होगा? रिलायंस इंडस्ट्री, विप्रो, टेक महिंद्रा या टाटा ग्रुप? इसका सही उत्तर होगा टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा के द्वारा एंटरप्राइज एप्लीकेशन कंपनी थर्डवेयर को खरीद लिया गया। टेक महिंद्रा ने इसे क्या कर लिया? खरीद लिया 322 करोड़ रुपए में। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट आइए। देखो सामने टेक महिंद्रा का मैंने चित्र दिया है। इन्होंने थर्डवेयर को खरीदा है 322 करोड़ में। नेक्स्ट आइए। भारतवंशी शेफाली राजदान, भारतवंशी का मतलब थी भारत की, लेकिन अब अमेरिकी नागरिक हैं। भारतवंशी शेफाली राजदान को अमेरिका की तरफ से किस देश में राजदूत नियुक्त किया गया है? शेफाली राजदान को अमेरिका ने कौन से देश में राजदूत नियुक्त किया है? चलिए जल्दी से सेशन को शेयर कर दो। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दो। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। पूरे कोने कोने में, भारत के हर कोने में बैठा हो लड़का लड़की जो तैयारी कर रहा है कमीशन का, उन तक पहुंचा दीजिए बात कि कुछ हो रहा है और कुछ बेहतर हो रहा है। तो भैया जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। तो भैया शेफाली राजदान को किस देश का राजदूत चुना गया है भाई? तो इसका सही उत्तर होगा नीदरलैंड। सही उत्तर क्या होगा भैया? नीदरलैंड के राजदूत बनी है शेफाली राजदान
नीदरलैंड की राजदूत बनी। देखिए सामने सेफाली राजदान का चित्र मैंने लिया है, ये सेफाली राजदान है। इनको नीदरलैंड को की राजदूत नियुक्त किया है अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने। और मैं अगर बताऊं आपको कि नीदरलैंड जो देश है, नीदरलैंड आप नोट कर लीजिए, अगर बात करें नीदरलैंड की तो इसी को बोला जाता है हॉलैंड। नीदरलैंड को ही बोला जाता है हॉलैंड, और हॉलैंड को ही बोला जाता है डच। तो आप नीदरलैंड बोलो, हॉलैंड बोलो, डच बोलो, तीनों एक ही बात है। नीदरलैंड, हॉलैंड, डच एक ही बात है। इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम, इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम, नोट कर लीजिए एम्स्टर्डम। नीदरलैंड में ही एक शहर है द हेग, नीदरलैंड में ही एक शहर है द हेग, जहां अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की राजधानी है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है जी? द हेग में, ये भी नीदरलैंड में है। नीदरलैंड में ही है मॉस्ट्रिच, नीदरलैंड में ही है मॉस्ट्रिच, मॉस्ट्रिच जहां 1992 में क्या हुआ था? एक संधि, मॉस्ट्रिच संधि, नीदरलैंड में ही मॉस्ट्रिच है। इसी संधि के तहत यूरोपियन यूनियन की स्थापना की गई थी। यूरोपियन यूनियन जो बना था, यूरोपियन यूनियन ये बना था मॉस्ट्रिच संधि के अकॉर्डिंग। नीदरलैंड में ही मॉस्ट्रिच है, नीदरलैंड में ही द हेग है, नीदरलैंड में ही एम्स्टर्डम है, और नीदरलैंड में ही रोटरडम, रोटरडम तो यूरोपोर्ट बोलते हैं, यूरोपोर्ट। रोटरडम को क्या बोला जाता है? यूरोपोर्ट। रोटरडम को बोला जाता है यूरोपोर्ट। जितनी बातें मैं लिखा हूं नोट कर लीजिए। रोटरडम को यूरोपोर्ट कहते हैं। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, यहाँ पर द हेग है जहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर है। मॉस्ट्रिच भी एक शहर है यहाँ, जहाँ मॉस्ट्रिच संधि के तहत यूरोपियन यूनियन की स्थापना की गई थी। और ये राजदान सेफाली राजदान है, जिन्हें नीदरलैंड में अमेरिका की राजदूत बनाया गया है। इनका संबंध भारतवंशी है ये। नेक्स्ट आइए आगे। हाँ, अभी हाल ही में जीआई टैग प्राप्त, बहुत इंपॉर्टेंट, जो उत्तर दोगे उसे मिलेगा एक चॉकलेट। जीआई टैग प्राप्त कहां के कालीन का निर्यात यूरोप को किया गया है? किस जगह के कालीन जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ था उसको यूरोप निर्यात किया गया है? जल्दी बताइए, किस जगह के कालीन का निर्यात यूरोप को किया गया है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ही बनता है कालीन। उत्तर प्रदेश के भदोही में बनता है कालीन। बिहार के ओबरा में बनता है कालीन। बिहार के ओबरा, उत्तर प्रदेश वाले, यूपी पीसीएस वाले लड़के, भदोही उत्तर प्रदेश कालीन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का ओबरा कालीन के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात कालीन के लिए नहीं जाना जाता है, तो ऐसे भी छट गया। हाँ, जम्मू कश्मीर का कालीन फेमस है, जम्मू कश्मीर का कालीन प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के कालीन को अभी यूरोप भेजा गया है। जम्मू कश्मीर के कालीन को कहां भेजा गया है? यूरोप भेजा गया है। खूब मेहनत कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। एपीजे अब्दुल कलाम का कहना था, जीवन में जब कुछ न दिखे तो एक एक कदम बढ़ाते चलो, लेकिन रुकना मना है। जगते खुली आंखों से सपने देखो। सपने ऐसे हो जो आपको सोने न दे, सपने ऐसे हो जो नींद में, सपने में भी आपका सिलेबस चले। इतना मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी आग पैदा करो कि जीवन जो है कुंदन बन के बाहर निकले। आप सोना तो हो ही, आपसे बड़ा गोल्ड क्या हो सकता है जी? आप सारे विद्यार्थी जो जुड़े हो, जो तैयारी कर रहे हो, तुम सभी गोल्ड हो। बस सोना तब करके क्या बनता है? कुंदन। जला दो अपने आप को, बना दो कुंदन, कर लो सफलता। लगा देना 3 स्टार यहाँ पे। 3 स्टार मतलब डीएसपी बन जाना है, एसडीएम बन जाना है। बीपीएससी का जो सबसे बेस्ट पोस्ट है वो हमें मिले। लाइन वहीं से शुरू होगी जहां से हम खड़ा होंगे। तो बेहतर करिए, मेहनत कीजिए, जज्बा पैदा कीजिए, जज्बात पैदा कीजिए। तो भैया जम्मू कश्मीर के कालीन को अभी यूरोप निर्यात किया गया है। चलिए, तो उत्तर प्रदेश का भदोही, उत्तर प्रदेश का भदोही, बिहार का ओबरा, ये सब याद कर लीजिएगा। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून ने एक पौधा खोजा है, एक औषधीय पौधा खोजा है, तिफोनियम इनोपियम, तिफोनियम इनोपिंतम, तिफोनियम इनोपिंतम नाम का पौधा खोजा है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून ने तिफोनियम इनोपिंतम नाम का एक औषधीय पौधा ढूंढा है। प्रश्न है कि ये कहाँ खोजा गया है? मसूरी, देहरादून। इसको कहाँ खोजा गया भैया? मसूरी, देहरादून, रुड़की या पंतनगर? इसे किस जगह पे खोजा गया? मसूरी, देहरादून
रुड़की या पंतनगर? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? देहरादून। देहरादून। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून ने देहरादून में ही खोजा है इस प्रजाति के पौधे को। औषधीय पौधा तिफोनियम इनोपिंतम, इस पौधे का खोज देहरादून में ही किया गया है, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून के द्वारा। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट आइए। ये देखिए भारतीय वन्य जीव संस्थान का मैंने चित्र भी ले लिया है। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में किस स्थान पर बन रहे हेरिटेज पार्क का उद्घाटन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया? अभी हाल ही में भारत के किस स्थान पर बन रहे हेरिटेज पार्क का उद्घाटन श्री रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया? हेरिटेज पार्क कहां बन रहा है? बेंगलुरु, दिल्ली, चंडीगढ़? बेंगलुरु, दिल्ली, चंडीगढ़? जल्दी बताइए। चेन्नई? कहां किया जाए भैया? सभी लोग उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? दिल्ली। सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई? दिल्ली। रामनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। देखिए सामने रामनाथ कोविंद जी हैं, भारत के राष्ट्रपति। आगे आइए। ओबीसी के जातियों की, बहुत इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओबीसी के जातियों के श्रेणीकरण के लिए कुछ दिन पहले रोहिणी कमेटी बनी थी। लगातार उसके कार्यकाल को बढ़ाया जा रहा था, लेकिन सरकार ने अब निर्णय लिया कि अब इसके कार्यकाल को नहीं बढ़ाएंगे, अब इसको रिपोर्ट देना होगा। तो बताइए इसको कब तक रिपोर्ट देना है? रोहिणी आयोग को रिपोर्ट कब तक देना है? सभी लोग आंसर कीजिए। रोहिणी आयोग को रिपोर्ट पटना में कहां? जेबा फिरदौस, मेघनाथ सिंह, रजत कुमार जी, अंजलि प्रिया, सभी लोग आंसर कीजिए। ओबीसी की जातियों के श्रेणीकरण के लिए बने रोहिणी आयोग कब तक देगा अपना रिपोर्ट? रोहिणी आयोग को रिपोर्ट देने के लिए कब तक कहा गया? कुणाल कृष्णा चंदन, सत्य सुरजीत, साहित्य विद अभिषेक, सभी लोग जल्दी से उत्तर। विकास कुमार, सभी लोग आंसर कीजिए। सेशन को शेयर, पायल झा, सभी लोग सेशन मिशन आईएएस बीपीएससी, सभी लोग जितने लोग जुड़े हैं, पापा की शेरनी से लेकर पापा के परी तक, सभी लोग को स्वागत है भैया। सब लोग जल्दी से जुड़ जाओ और लोगों को जोड़ दो। इसका सही उत्तर होगा 31 मार्च 2022। इसका सही उत्तर क्या होगा? 31 मार्च 2022 को रोहिणी आयोग, इंपॉर्टेंट है ये आयोग का नाम याद कर लो, किस लिए बना था? ओबीसी के जातियों के श्रेणीकरण के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन और ये नाम और ये लाइन याद कर लो। कब रिपोर्ट देना है? 31 मार्च 2022 को रिपोर्ट देना है। अब इसका कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। रोहिणी कमेटी बहुत चर्चा में रहा। सामने में न्यायाधीश रोहिणी का चित्र मैंने दे दिया है। इनकी अध्यक्षता में ही ओबीसी के श्रेणीकरण के लिए क्या बनाया गया था? आयोग बनाया गया था। नेक्स्ट आ जाओ भाई। ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड ने सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का हवा से हवा में मार करने वाला संस्करण विकसित किया है। इसकी मारक क्षमता कितनी है भैया? 390 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 490 किलोमीटर या 800 किलोमीटर। ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड ने एक सुपरसोनिक हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल विकसित किया है। उस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? 390, 400 या 490 या 800? जल्दी सब लोग उत्तर दे दो, कितनी उसकी मारक क्षमता है? रूबी कुमार, सभी लोग चलो जल्दी से बताओ सब लोग। मनोहर यादव, रूबी, सभी लोग बता रहे हैं 800, कुछ लोग 490 बोल रहे हैं। देखता हूं क्या उत्तर है। सही उत्तर होगा 800। जिन्होंने किया है 800 उन्होंने सही लगाया है 800 किलोमीटर। वैसे जनरली ब्रह्मोस की मारक क्षमता कितना है भैया? जनरली ब्रह्मोस की मारक क्षमता 390 किलोमीटर है। जनरली ब्रह्मोस की मारक क्षमता 390 है, लेकिन जो नया संस्करण विकसित किया है उसकी मारक क्षमता कितनी है भैया? 800 किलोमीटर। ये हवा से हवा, एयर टू एयर मार करेगी। बात करते हैं ब्रह्मोस की, तो ब्रह्मोस का नाम भारत के ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मोस का नाम भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस के मस्कोवा नदी। ब्रह्मपुत्र का नाम भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस के मस्कोवा नदी, इन दोनों के नाम पर ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मोस पड़ा। ब्रह्मोस मिसाइल का डेवलपमेंट भारत और रूस ने मिलकर किया है। ब्रह्मोस मिसाइल का डेवलपमेंट भारत और रूस ने मिलकर किया है। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाओ मेरे भाई। सामने
ब्रह्मोस का चित्र दे दिया, देख लीजिए आप। नेक्स्ट आइए। अभी तो हमारा एक मिसाइल जाके पाकिस्तान में गिर गया गलती से। पाकिस्तान में हमारा एक मिसाइल गलती से गिर गया, कोई मरा नहीं, लेकिन इमरान खान क्या बोल रहे हैं, हम जवाब दे सकते थे लेकिन संयम बरत रहे हैं। इमरान खान जी क्या बोल रहे हैं, ये जो गलती से चला गया, भारत ने स्वीकारा कि हम फायर नहीं किए थे, गलती से दब गया बटन और जाके पाकिस्तान में गया। तो बोले भैया गलती से चला गया, बड़ा आदमी माफी मांग लेते हैं। तो पाकिस्तान हमें संयम बरता है, बेटा क्या लोगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, क्या हिम्मत है तुम्हारी। अरे भाई ये छोटा मोटा जो क्षुद्र बुद्धि वाला जो काम है ना, ये सब पाकिस्तान करता है, छोटी छोटी हरकत है ना। तुमने पत्थर मार दिया तो हम भी पत्थर मार देंगे, तो छोटा मोटा हरकत। खुद जा रहा किसमें, कर्जा में, खुद इतना कर्ज है। अभी रूस से कर्जा मांगने गया था, वहां भी झापड़ मार के भगाया गया है। पता नहीं क्या कितनी बेइज्जती सहेगा पाकिस्तान, समझ नहीं आ रहा है। चलिए, राजेंद्र सिंह को किस राज्य में प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, राजेंद्र सिंह को किस राज्य में प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, राजेंद्र सिंह को किस राज्य में प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, जल्दी बताओ। प्रोटेम स्पीकर राजेंद्र सिंह को बनाया गया किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड, गोवा। सबसे पहली बात तो प्रोटेम स्पीकर चुनाव के बाद बनता है, तो अरुणाचल प्रदेश में चुनाव तो हुआ नहीं है, चुनाव इन तीनों राज्यों में हुआ है। तो गेस करो कहां बनाया गया होगा, जल्दी गेस करो, कहां राजेंद्र सिंह को कहां का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया होगा, मणिपुर। बिल्कुल सही, जिन्होंने बी लगाया है सही उत्तर है मणिपुर की राजधानी इंफाल, मणिपुर की राजधानी इंफाल। बात करते हैं प्रोटेम स्पीकर की, तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति, अगर बात रहे लोकसभा की, अगर बात रहे लोकसभा की बात हो तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। अगर बात विधानसभा की हो, बात विधानसभा की हो मेरे भाई, तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। जो विधायक सीनियर मोस्ट विधायक होगा, जो भी सीनियर मोस्ट विधायक होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं, प्रोटेम स्पीकर का हिंदी होता है अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष। इनकी नियुक्ति की जाती है, बस इनका नियुक्ति एक ही पर्पस के लिए किया जाता है, सबको शपथ दिलाइए, सबको शपथ दिलाइए, सभी विधायक को। अगर लोकसभा में है तो सभी सांसद को शपथ दिलाइए, राज्य विधानसभा में है तो सभी विधायक को शपथ दिलाइए। शपथ दिलाते ही परमानेंट स्पीकर की नियुक्ति हो जाती है और इनका काम खत्म हो जाता है। तो लोकसभा में राष्ट्रपति करते हैं प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति, अब विधानसभा में राज्यपाल करते हैं। राजेंद्र सिंह को मणिपुर में, बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर में क्या है बच्चों, लोकटक झील है। मणिपुर में क्या है जी, लोकटक झील है। मणिपुर में क्या है जी, केबुलो लामजाओ नेशनल पार्क, केबुलो लामजाओ नेशनल पार्क, लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहाँ है भाई, तो मणिपुर में। मणिपुर की राजधानी इंफाल है। चलिए, तो सब लोग जल्दी से नोट कर लो और लगातार मेहनत करना है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। सामने राजेंद्र सिंह जी हैं जिनको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है, देख लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगला प्रश्न जल्दी से उत्तर दो। अमेरिका के ब्रोकरेज फर्म, अमेरिका के ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भारत के विकास दर को 2022-23 में कितना आकलित किया है, भारत के विकास दर 2022-23 में कितना रहेगा मॉर्गन स्टैनली के अनुसार, जल्दी बता दो। 8.5%, 7.9%, 2.5%, 6.8%, जल्दी बता दो भैया। स्टैनली, मॉर्गन स्टैनली ने भारत के विकास दर को कितना घटा कर दिया, कितना कर दिया, जल्दी बताओ। 8.5, 7.9, 2.5 या 6.8, जल्दी से उत्तर दे दो, जल्दी से उत्तर दो मेरे भाई। कौन सा कर दिया, भारत के विकास दर को घटाकर कितना कर दिया, जल्दी दीजिए उत्तर। इसका सही उत्तर होगा 7.9, 7.9% कर दिया। कौन, ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली, ये अमेरिका का है। ये फर्म कहाँ गया भैया, अमेरिका का। मॉर्गन स्टैनली फर्म अमेरिका का फर्म है, देख लीजिए। इसने भारत के विकास दर को 7.9 आका है। और देखो एक बात ध्यान से सुन लो, अगर बीपीएससी में इकोनॉमिक्स का चाहते हो कि एक एक सवाल मेरा हो जाए, तो एकदम मंत्र मेरा सुन लो ध्यान से। 2021 और 22, 2021 का और 22 का बजट और इकोनॉमिक सर्वे भारत का भी और बिहार का भी रटा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट सुन लो मेरी बात, दूसरा पॉइंट आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इसके अलावा एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक और अंकटाड,
WTO, इन सब का जो ILO, इन सब का जो रिपोर्ट है इंडिया को लेकर, वो रिपोर्ट में कितना % बताया गया वो याद कर लो। प्लस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है, क्रिसिल, मूडीज, इनका भी रिपोर्ट आता है, उसको कर लो। और प्लस जितना भी और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका भारत के लिए क्या रिपोर्ट है इसको देख लो। तो मैं समझता हूं कि 90% सवाल आपका इकोनॉमिक्स का हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय सेना कॉलेज पहली बार 100 साल के इतिहास में लड़कियों को प्रवेश देने यह कॉलेज किस स्थान पर स्थापित है बताइए। भारतीय राष्ट्रीय सेना कॉलेज ने 100 साल के इतिहास में पहली बार लड़कियों को परमिशन दिया है एडमिशन का। जल्दी बताओ मेरे भाई, कहां वो कॉलेज है, वह कॉलेज कहां स्थापित है, जल्दी से बताओ वह कॉलेज कहां स्थापित है। सभी लोग उत्तर दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय सेना कॉलेज जो पहली बार लड़कियों को एंट्री दिया है, ये कॉलेज कहां है? भारतीय राष्ट्रीय कॉलेज सेना कॉलेज कहां है भाई? सभी लोग उत्तर दीजिए। कुछ लोग ए, कुछ लोग बी, कुछ लोग सी, सारा उत्तर दे ही दो। डी होगा सही उत्तर। क्या होगा? डी। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। लगातार जुड़े रहो। ये जो एनर्जी है ना, युवा अवस्था के एनर्जी को बर्बाद नहीं करना है, इसे फोकस कर दो। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहां, जिंदगानी घर मिली तो और रवानी फिर कहां। ये ऊर्जा मिलने वाला नहीं है, लगा दो, झोंक दो। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। बस बीपीएससी तो केवल बीपीएससी, सोते जगते घूमते फिरते आंख बंद करते खोलते केवल बीपीएससी, तभी सफलता मिलेगा, वरना कुछ होने वाला नहीं है। भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत है, पहचान बनाना इतना आसान भी नहीं है। तो भीड़ को छाटना है तो दौड़ना पड़ेगा, तेज दौड़ना पड़ेगा, भुलाकर अपने आप को। सामने देखिए, लड़कियों को प्रवेश दिया गया, उसका चित्र मैंने दे दिया आप लोगों को। आगे ये भारत के कौन सा बैंक BNP परिवार के साथ मिलकर म्यूचुअल फंड शुरू किया है? भारत के कौन सा बैंक BNP परिवार के साथ मिलकर, BNP परिवार एक कंपनी है, उसके साथ मिलकर शुरू किया है म्यूचुअल फंड। BNP परिवार के साथ भारत का कौन सा बैंक शुरू किया है म्यूचुअल फंड? जल्दी से बता दीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा भैया? जल्दी उत्तर दीजिए आप लोग। सभी लोग आंसर कीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने BNP परिवार के साथ मिलकर अपना क्या शुरू किया है? म्यूचुअल फंड। कौन सा बैंक? बैंक ऑफ बड़ौदा। नोट कर लीजिए। अब म्यूचुअल फंड शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड शेयर बाजार, और तीसरा लिख लीजिए वायदा बाजार। वायदा बाजार, इन तीनों को कंट्रोल कौन करता है भैया? सेबी। इन तीनों को कंट्रोल करता है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर कहां है भैया? तो मुंबई। हेडक्वार्टर कहां है भैया? तो मुंबई। और इसका स्थापना 1988 में। इसे स्वायत्त क्षेत्र कब बनाया गया? स्वायत्त कब बनाया गया? 1992 में। इतनी बातें याद कर लो, कभी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आगे बढ़ते भैया, बैंक ऑफ बड़ौदा का चित्र दे दिया, देख लीजिए आप। नेक्स्ट आइए। किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2022 का मसौदा तैयार किया है? यह प्रश्न का उत्तर जो देगा वो मेरे नजर में हीरो होगा। इस प्रश्न का उत्तर जिसने भी दिया हम उसे मान लेंगे कि तुम हीरो हो, रियल में पढ़ाई कर रहे हो। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2022 का मसौदा जारी किया? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय? गेस करो, हम जानते हैं कि गलती होने का संभावना है। गृह मंत्रालय या प्रधानमंत्री कार्यालय? किसने शुरू किया? जो बताएगा हम समझेंगे तुम रियल में पढ़ाई कर रहे हो। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2022 का मसौदा किसने तैयार किया? सबका आंसर आ रहा है या तो ए या तो डी। देखता हूं क्या सही उत्तर है। इसका सही उत्तर होगा रसायन उर्वरक मंत्री। रसायन उर्वरक, इसीलिए मैं पूछा था, किसी को गेस भी नहीं होगा। रसायन उर्वरक मंत्रालय ने शुरू किया है राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2022। और ये मंत्रालय कौन है? मंत्री कौन है? मनसुख मावड़िया। मनसुख, स्वास्थ्य मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री, ये दोनों कौन है? मनसुख मावड़िया। मनसुख मावड़िया, नोट कर लीजिए, इसके मंत्री हैं। क्या शुरू किया? राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2022। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2022। चलिए आगे आइए। नेक्स्ट सामने में डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आइए। हाल ही में किस देश में स्थित
बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता भी चुका हूं, ये सेशन में ले चुका हूं, ये क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूं, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट बदला हुआ है। उत्तर दो, हाल ही में किस देश में स्थित द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, मैंने बताया भविष्य का म्यूजियम, कहां उद्घाटन किया गया था, को जनता के लिए खोल दिया गया। उस समय बढ़ाया था कब, जब उद्घाटन हुआ था, लेकिन उस समय जनता के लिए खोला नहीं गया था। अब उस म्यूजियम को आम जनता के लिए खोल दिया गया। बताओ ये म्यूजियम कहाँ है? अगर आप लोग रिवीजन करते होंगे, यदि आप रिवीजन करते होंगे तो सही बताएंगे। सिंपी कुमारी यूएई बता रही हैं, गुड़िया सिंह आई इराक बता रही हैं, मनोहर यादव जी बता रहे यूएई। चलिए देखता हूं, भविष्य का म्यूजियम जिन्होंने लिखा है यूएई, उनका सही है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के दुबई में बनाया गया है। क्या बनाया गया भैया? भविष्य का म्यूजियम फ्यूचर का म्यूजियम बनाया गया। सामने में देखिए, इस भविष्य के म्यूजियम का चित्र मैंने दे दिया है। ये भविष्य के म्यूजियम का चित्र है, पूरा रिंग टाइप का बनाया गया है। भविष्य का म्यूजियम, आम जनता अब यहाँ घूम सकती है, यहाँ आम जनता जा सकती है, इसको खोला गया है आम जनता के लिए। चलो भैया आगे आते हैं। भारत का राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड ने सिलोन समझते हो? सिलोन का मतलब श्रीलंका। सिलोन किसको बोलते हैं जी? श्रीलंका को। तो भारत के राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड सिलोन विद्युत बोर्ड के साथ मिलकर कहां पर सौर ऊर्जा का संयंत्र स्थापित करेगा? बताया हूं ना अभी कि 100 मेगावाट। कितने मेगावाट का बनेगा जी? 100 मेगावाट का बनेगा। कहां बनेगा जल्दी बताओ? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम किसके साथ मिलकर? सिलोन विद्युत बोर्ड के साथ मिलकर स्थापित करेगा श्रीलंका में सौर ऊर्जा संयंत्र। कोलंबो, हम्बनटोटा, त्रिकोमाली या जाफना? सभी लोग आंसर कीजिए जल्दी से। कहां पर किया जाएगा स्थापना? कहां किया जाएगा सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना? 100 मेगावाट, हम्बनटोटा नहीं, त्रिकोमाली। कहां किया जाएगा मेरे भाई? त्रिकोमाली में। त्रिकोमाली, हम्बनटोटा तो चीन का बंदरगाह है, चीन द्वारा श्रीलंका में स्थापित बंदरगाह, श्रीलंका में स्थापित बंदरगाह नोट कर लीजिए, ये हम्बनटोटा है। लेकिन त्रिकोमाली में भारत के राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड ने मिलकर सिलोन के विद्युत बोर्ड के साथ मिलकर 100 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट लगाएगा त्रिकोमाली में। नोट कर लीजिए। आगे आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये सामने त्रिकोमाली प्लांट जो लगा है उसका चित्र मैंने दिया है आपको। नेक्स्ट आइए आगे। ली केकियांग जो प्रधानमंत्री के पद से सेवानिवृत्त होने वाले हैं, ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ली केकियांग किस देश के प्रधानमंत्री हैं? जल्दी बताओ। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन या ताइवान? जल्दी से उत्तर दीजिए। ली केकियांग किस देश के प्रधानमंत्री हैं? जब सेवानिवृत्त होने वाले हैं, लगातार जुड़े रहो बेहतरीन सेशन के साथ, मेहनत करते रहो, हीरा प्लैटिनम गोल्ड जो बनना है बनते रहो, क्योंकि जीवन एक मिला है, इस जीवन को सफल बनाना है, सार्थक बनाना है। कुछ नहीं, प्रोफेशनल बने। बी प्रोफेशनल मतलब ये कि अपना रूटीन सेट कीजिए, डेली का रूटीन सेट कीजिए और कोशिश कीजिए कि अगले दिन उसको फॉलो कर लिया जाए। चलो भैया, ली केकियांग कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? सब लोग जानते होंगे, नाम से लग रहा होगा चीन। कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? चीन के। ली केकियांग चीन के प्रधानमंत्री हैं, जो अब क्या होने वाले हैं? रिटायर्ड होने वाले हैं। ली केकियांग नोट कर लीजिएगा। सामने में ली केकियांग जी का चित्र भी मैंने दिया है। ये ली केकियांग है चीन के प्रधानमंत्री। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। चीन के राष्ट्रपति कौन है भैया? शी जिनपिंग। आगे आ जाओ। महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, महिला जज, वुमेन जज का इंटरनेशनल डे किस दिन मनाया जाता है? महिला जजों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाते हैं? महिला जजों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? 5 मार्च, 10 मार्च, 15 मार्च या 20 मार्च? महिला जजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जाता है। जल्दी बताइए, सही उत्तर क्या होगा? 10 मार्च। सही उत्तर क्या होगा? 10 मार्च को मनाया जाता है महिला जजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 10 मार्च नोट कर लीजिए। सामने देखिए, दे दिया हूं मैं। यूएन फर्स्ट एवर एनुअल इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेज
भारतीय महिला जजों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? 10 मार्च को। 10 मार्च को मनाते हैं महिला जजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। महिला जजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाते हैं। नेक्स्ट आइए, रमेश पवार, नाम से ही सेट हो गया। रमेश पवार का संबंध किससे है? ये क्या बनाए गए हैं? महिला हॉकी टीम के प्रशिक्षक, महिला क्रिकेट टीम के प्रशिक्षक, या पुरुष हॉकी टीम के प्रशिक्षक, या महिला बैडमिंटन टीम के प्रशिक्षक? जल्दी बताइए किसका बनाया गया है? रमेश पवार का संबंध। रमेश पवार का संबंध किससे है? जल्दी उत्तर दीजिए सब लोग। रमेश पवार महिला हॉकी टीम, महिला क्रिकेट टीम, पुरुष हॉकी टीम या महिला? रमेश पवार एक क्रिकेटर है, तो क्या होगा? महिला क्रिकेट टीम होगा आंसर। क्या होगा? महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। रमेश पवार को महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट ये भाई आगे देखो, सामने ये रमेश पवार जी हैं, एकदम पूरा जुनूनी टाइप के व्यक्ति लग रहे हैं, मेरे ही तरह लग रहे हैं कुछ, है ना। नेक्स्ट आइए आगे, हाल ही में किसे अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का प्रशिक्षक बनाया गया है? अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का प्रशिक्षक, अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का प्रशिक्षक किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी बताओ। अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम, मनोहर यादव, टेक्निकल आरती, मनीष कुमार, मेघनाथ सिंह, रिंकी कुमारी, काजल, संजना, मिस परिणीति गुप्ता, गुड, वेरी गुड, राधा कुमारी, सभी को स्वागत है भैया, जल्दी से उत्तर दो। सबका इस चैनल पर ढेर सारा स्वागत है। उस दिन का इंतजार है जब गुलदस्ता और चादर के साथ मैं आपका स्वागत करूंगा, लेकिन मेहनत करोगे तब। इस पोडियम पाने के लिए सफलता पाना जरूरी है, लेकिन सफल हो जाओगे तो खुद मैं गुलदस्ता लेकर गेट पर खड़ा रहूंगा आपके लिए, लेकिन हाँ उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, कुछ कर गुजरो। चलो भैया, इसका सही उत्तर होगा हरेंद्र सिंह। हरेंद्र सिंह को अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का क्या बनाया गया है? प्रशिक्षक बनाया गया है। इस समय भारत के लोग काफी कमाल करके बैठे हैं, सामने ही हरेंद्र भाई हैं जिनको बनाया गया है अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का प्रशिक्षक। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट, द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन, ये किताब किसने लिखा? कुछ किताब भी देख लेते हैं। ये बुक किसने लिखा? द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? चलो जल्दी से बताओ भैया। द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन, अवतार सिंह, पवन वर्मा, विक्रम चंद्र, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा पवन के वर्मा। पवन के वर्मा द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन पुस्तक किसने लिखी? पवन वर्मा ने लिखी। देखिए सामने इस पुस्तक का मैंने चित्र भी लिया है। द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन किसने लिखा? पवन वर्मा ने लिखा। द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन, ये पवन वर्मा है जिन्होंने इस किताब को लिखा है। भूलिएगा मत, चित्र देखो, देखो चित्र और या कुछ डायग्राम दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपके दिमाग में बातें छप जाए, इसलिए मैं चित्र लाता हूं आपके लिए। नेक्स्ट आओ, संसद में हिमालय, एक और किताब लेता हूं भाई। अगली पुस्तक देखिए, संसद में हिमालय। इस पुस्तक को किसने लिखी थी? जल्दी बताओ। संसद में हिमालय, इस पुस्तक को किसने लिखा? प्रमोद सावंत, रमेश पोखरियाल निशंक, नरेंद्र मोदी, जितेंद्र सिंह। जल्दी से उत्तर दीजिए, किसने लिखा संसद में हिमालय? संसद में हिमालय पुस्तक किसने लिखी? प्रमोद सावंत, रमेश पोखरियाल निशंक, नरेंद्र मोदी या जितेंद्र सिंह? ये चारों बीजेपी के नेता हैं। प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, रमेश पोखरियाल निशंक केंद्र में शिक्षा मंत्री और प्लस में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नरेंद्र मोदी तो है ही महान। जितेंद्र सिंह की बात करें तो जम्मू कश्मीर से सांसद बीजेपी के जितेंद्र बाबू हैं। तो चलिए बताइए जल्दी से उत्तर। इसका सही उत्तर होगा रमेश पोखरियाल निशंक। संसद में हिमालय पुस्तक को किसने लिखा? रमेश पोखरियाल निशंक ने लिखा। दिमाग में बैठा लो, छाप लो, संसद में हिमालय। संसद में हिमालय ये किसने लिखा? रमेश पोखरियाल निशंक। सामने में पोखरियाल साहब का चित्र मैंने दे दिया है, देख लीजिए। नेक्स्ट आगे आते हैं। द लाइट ऑफ एशिया, एक और बुक लिया मैंने, एक और किताब है द लाइट ऑफ एशिया, द पोयम डेट डिफाइंड द बुद्धा। ये पुस्तक किसने लिखी? द लाइट ऑफ एशिया, द पोयम डेट नहीं होगा, डेट होगा यहाँ। द पोयम डेट डिफाइंड द बुद्धा, द पोयम डेट डिफाइंड द बुद्धा। जल्दी से बताइए इसका उत्तर, जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिए। किसने लिखा है किताब? द लाइट ऑफ एशिया किसको बोलते हैं वैसे? द लाइट ऑफ एशिया किसको बोलते हैं? महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। महात्मा बुद्ध, इनको बोला जाता है लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया, इन पर एक किताब लिखी गई, द लाइट ऑफ एशिया, द पोयम दैट डिफाइंड द बुद्धा। इस किताब को लिखा किसने? जयराम रमेश।
ये पुस्तक किसकी है भैया? जयराम रमेश की। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो सबसे पहली बार जयराम रमेश क्या बने? ग्रामीण विकास मंत्री। और जब दूसरी टेन्योर में कांग्रेस आई तो ये बने पर्यावरण मंत्री। यानी कांग्रेस की सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री और प्लस कांग्रेस की ही सरकार में रमेश पोखरियाल निशंक क्या बने? पर्यावरण मंत्री। नोट कर लीजिएगा, इनका संबंध किससे भैया? कांग्रेस पार्टी से है। चलिए इस किताब का मैंने चित्र दे दिया है, द लाइट ऑफ एशिया। इस किताब का जो मूल नाम है क्या है? द लाइट ऑफ एशिया। नेक्स्ट आइए, एशिया कप क्रिकेट 2023 में, एशिया कप क्रिकेट 2023 में कहां आयोजित की जाएगी? पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया। 2023 में एशिया कप क्रिकेट का आयोजन कहां होगा? ये प्रश्न जल्दी बताओ क्रिकेट के प्रेमियों, जल्दी बताओ। तलब की राह में पाने से पहले खोना पड़ता है, बड़े सौदे नजर में हो तो छोटा होना पड़ता है। लगातार लगे रहिए, काम करते रहिए और अपने आप को प्रूफ करते रहिए कि मैं हूं और आगे इस रेस में बना रहूंगा। लगातार जुड़े रहिए, लगे रहिए। भैया एशिया कप क्रिकेट 2023 का आयोजन श्रीलंका में होगा। कहां होगा? श्रीलंका। एशिया कप क्रिकेट 2023 का आयोजन श्रीलंका में होगा। नेक्स्ट आइए, चलिए सामने एशिया कप क्रिकेट का जो मेडल है, ट्रॉफी, उसको दिखा दिया हूं। आगे आइए, भगवंत मान पंजाब के किस नंबर के मुख्यमंत्री होंगे? भगवंत मान पंजाब के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री होंगे? 20वें, 25वें, 30वें या 26वें? भगवंत मान पंजाब के किस क्रम के मुख्यमंत्री होंगे? 20वें, 25वें, 30वें या 26वें? भगवंत मान पंजाब के किस क्रम के मंत्री होंगे? 20, 25, 30 या 26? जेबा फिरदौस, कैप्टन मॉर्गन, राकेश कुमार जी, पूजा भारती, गुड़िया, निरंजन, सभी लोग जुड़ना। लगातार सेशन मैं लूंगा। कब तक? जब आपका एग्जाम हो जाए तब तक। 15 अप्रैल के बाद तक मैं लगातार इस सेशन को लेता रहूंगा। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आपको बेहतर करना, आपको बेहतर समझाना। और जब मेंस का एग्जाम होगा उस समय मेंस के लिए करंट अफेयर की सीरीज लाऊंगा। लगातार जुड़े रहिए, लोगों को जोड़ते रहिएगा भैया। चलो मेरे भाई, भगवंत मान पंजाब के 26वें नंबर के सीएम बने हैं। कौन से नंबर के भैया? 26वें नंबर के सीएम बनेंगे भगवंत मान। और शपथ लेंगे भगत सिंह के गांव में। शपथ कहां लेंगे? भगत सिंह के गांव में जाकर शपथ लेंगे। चलिए नेक्स्ट, ये सामने भगवंत मान जी का चित्र है, काफी ईमानदार शख्स है। आगे बढ़ते हैं। बनारस के किस घाट का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर नमो घाट कर दिया गया? बनारस का कौन सा घाट नरेंद्र मोदी के नाम पर नमो घाट उसका नाम कर दिया? जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए 80 घाट। ऑप्शन ए क्या भैया? 80 घाट। ऑप्शन बी हरिश्चंद्र घाट। ऑप्शन सी दशाश्वमेध घाट और ऑप्शन डी खिड़किया घाट। बनारस के किस घाट? बनारस वाले बच्चे जो लोग वाराणसी से जुड़े हैं, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, दिल्ली, आगरा, मेरठ, लखनऊ, जहां जहां भी लोग हमसे पढ़े हैं और अगर इस सेशन से जुड़े हैं तो अपने सारे ग्रुप में सेशन को शेयर कर दो। अब बनारस वाले लोग इसका आंसर दे दो भाई, तब समझेंगे कि आप बनारस में निवास कर रहे हो। जल्दी से उत्तर दे दो। किस घाट का नाम बदल के कर दिया? नरेंद्र मोदी के नाम से घाट। सही उत्तर होगा खिड़किया घाट। खिड़किया घाट का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी के नाम पर नमो घाट कर दिया। और बनारस को मोदी जी क्या बना रहे हैं? जापान का क्वेटो। जापान के क्वेटो क्वेश्चन आ जाए कि बनारस को कैसा बनाया जा रहा है? जापान के क्वेटो जैसा बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आगे आ जाओ। अगला प्रश्न क्या है भाई? सामने देखिए, बनारस के जिस घाट का नाम नमो घाट दिया गया है उस घाट का मैंने चित्र भी दे दिया आपके सामने। आगे आ जाओ। नोकिया ब्रॉडबैंड इंडेक्स। नोकिया एक कंपनी है, नोकिया फिनलैंड की कंपनी है। कहां की कंपनी है भैया? नोकिया फिनलैंड की कंपनी है। नोट कर लीजिए, फिनलैंड। नोकिया कहां की कंपनी है? फिनलैंड। और फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी। फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी। और फिनलैंड को 1000 झीलों का देश भी कहते हैं। 1000 झीलों का देश, झीलों का देश भी कहा जाता है फिनलैंड को। नोट कर लीजिए। और नोकिया ब्रॉडबैंड इंडेक्स के अनुसार भारत का ब्रॉडबैंड यूज करने वाले लोगों की संख्या 5 वर्षों में कितनी हो गई? ब्रॉडबैंड यूज करने वाले की संख्या 5 वर्षों में कितना हो गया? सब क्वेश्चन है कि नोकिया ब्रॉडबैंड इंडेक्स के अनुसार 5 सालों में कितनी हो गई? भारत में ब्रॉडबैंड यूज करने वाले की संख्या दुगनी, तिगुनी, चौगुनी या 5 गुनी? जल्दी से आंसर करिए। इस नदी की धार से दुष्यंत ने कहा,
इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। ताकत और शक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, ताकत और शक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण होता है किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आपका विश्वास कि हम कर लेंगे, और आपके अंदर वो ताकत, जिगड़ा, हिम्मत दिखाओ, लग जाओ, अब 45 दिन में वो कर दिखाओ कि आपका रोल नंबर सेट हो जाए रिजल्ट के अंदर। भैया लगे रहो, जुड़ते रहो और जोड़ते रहो। फिनलैंड, हेलेंस्की राजधानी, इसमें हो जाएगा आंसर दुगनी। भारत का ब्रॉडबैंड दुगनी हो गया, ब्रॉडबैंड यूज कितना हो गया मेरे भाई? दुगनी। आगे बढ़ते हैं, सामने आ जाओ। जापानी निवेश कंपनी सॉफ्ट बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट बात एक बताएंगे आज इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। जापानी निवेश कंपनी को जाना मत, आज इकोनॉमिक्स का एक बेहतरीन बात बताएंगे आपको। जापानी निवेश कंपनी सॉफ्ट बैंक ने शेयर मार्केट से बाहर जाने का निर्णय लिया है। इसके बाद भारत के किस कंपनी ने इसे अपनी हिस्सेदारी से हटा दिया है? किस कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी से हटा दिया? जापान की सॉफ्ट बैंक कंपनी, इसने क्या किया है? शेयर मार्केट से बाहर जाने का फैसला किया है मेरे भाई, शेयर मार्केट से बाहर जाने का फैसला किया है। और इस फैसले के बाद भारत की किस कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी से इसको हटा दिया है? बताइए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक या पंजाब नेशनल बैंक? सभी लोग जल्दी से उत्तर दीजिए, किसने हटा दिया इस अपनी हिस्सेदारी से इसे? इसका सही उत्तर होगा पेटीएम पेमेंट बैंक। और मैं आपको बता दूं थोड़ी सी बात कि शेयर मार्केट में आप जिस कंपनी के साथ रहते हैं ना, ये नियम है कि शेयर मार्केट में जिस कंपनी से आपका टाई अप है, उस कंपनी, अगर शेयर मार्केट से बाहर जाओगे ना तो कंपनी भी आपको वहां से हटा देती है। ये नियम है कि जिस कंपनी के साथ आप शेयर मार्केट में हो, अगर शेयर मार्केट से बाहर गए तो कंपनी भी आपको देगी। ये रूल है शेयर मार्केट का, पूंजी बाजार का, कैपिटल मार्केट का, इसको याद रखिएगा। तो पेटीएम पेमेंट बैंक इसको बाहर निकाल दिया है। तो चलिए, सेशन का अंतिम सवाल था, आखिरी सवाल। कैसा लगा आपको सेशन? एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और सेशन को अधिकतम लोगों तक शेयर कर दीजिए। लाइक कर दीजिए, ये जरूरी है ताकि मुझे पता चले कि सेशन कैसा रहा। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में दे दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसका PDF अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को जुड़ सकते हैं। 3 टेलीग्राम चैनल है अलग अलग, तीनों अलग अलग टेलीग्राम चैनल है। एक का नाम है 50 IAS, दूसरे का नाम है मिशन IAS और तीसरे का नाम है डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह सर IAS है। ये तीनों चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां इसका PDF मिल जाएगा। तो चलिए, ऐसे ही लगातार जुड़ते रहिए। हमारी ऊर्जा और हमारा हौसला सिर्फ आपसे है। मेहनत करके वो हौसला को दुगना कर दीजिए। मेहनत करिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं आगे अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।